हेल्डिंग सीधी हो जा, सीधी हो जा। करें स्टार्ट? चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है और इसकी जो रेलेवेंस है मैं तुम्हारे को बता ही दिया कि अकाउंट्स प्लस ऑडिट मिलाकर ये 10 नंबर तक के आते हैं। अकाउंट्स प्लस ऑडिट मिलाकर इसकी रेलेवेंस पेपर में तो चलो जो है सो है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक शब्द क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज ऑडिट, है ना। ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले कर लेते हैं ऑडिट, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ऑडिट कौन कौन कर सकता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ के देखेंगे कि ऑडिट कितने तरीके का होता है और कैसे अपॉइंट होता है ऑडिटर वगैरह वगैरह। पहले मेरे को शब्द बताओ व्हाट इज ऑडिट, और पहले ऑडिट क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ, फिर उसके बाद ये बताना कि ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये भी बताना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? क्या हो गया, कंफ्यूज क्यों हो गए? ऑडिट शब्द पहली बार सुना है? ओ वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। आओ लिखो लिखो, मैं समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया बिल्कुल। आओ देखो, ऑडिट जो शब्द है ना, ऑडिट जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है ओडायर। लैटिन वर्ड है ओडायर, यहां से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है टू हियर, टू हियर सुनना, टू हियर। अच्छा एक बात बताओ, वो कह रहा है एक्चुअल में तब तक बताता हूं, आपको पता होगा ये जो बिजनेस जो करने का शासक है ये गुप्ताज मौर्याज मुगल्स ने स्टार्ट करा था, है ना। ये बाकी लोगों को तो धंधा करना आता ही नहीं था, सिर्फ बनिए लोग सबसे ज्यादा बिजनेस करते थे, आज भी करते हैं। तो गुप्ताज मौर्याज मुगल्स जो लोग होते थे, मौर्याज तो मेरे ख्याल से बनियों में आ गए, मुगल्स तो चलो अलग कैटेगरी हो गई। गुप्ताज और मौर्याज ये लोग बिजनेस स्टार्ट करा करते थे पहले। तो जब उनके जमाने से ऑडिट कंसेप्ट चालू हुआ था, उस टाइम पे जो ऑडिटर होता था ना वो टू हियर होता था। मतलब क्या, ऑडिटर ऑडिट करने आता था, वो आपकी कंपनियों की कमी ढूंढता था, मगर वो अपने हिसाब से नहीं ढूंढता था, वो तुम्हारे कहने पे काम करता था। तुम बोलते थे यहां पे भी ढूंढ यहां पे भी ढूंढ, वो ऐसे करता था। क्या आज की डेट में ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है? क्या वो तुम्हारे कहने पे काम करता है या वो लॉ के हिसाब से काम करता है? लॉ के हिसाब से आके चेकिंग करता है कि कंपनी ने ये पूरा कर रखा है नहीं। अच्छा आज के डेट में तो लोग ऑडिटर से डरते हैं, पहले तो लोग ऑडिटर को खुद लेके आते थे कि आकर क्या कर, हमारी चेकिंग कर, ये भी चेक कर ये भी चेक कर। मगर आज के डेट में क्या ऑडिटर का कंसेप्ट मैंडेटरी हो गया, और ऑडिटर कंसेप्ट मैंडेटरी होने की वजह से क्या होता है कि आज के डेट में लोग ऑडिटर से डरते हैं। आज के डेट में ऑडिटर तुम्हारी सुनता है या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है? वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, वो अपने हिसाब से काम करता है। तो पहली बात तो ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, पहले हमने समझा कि ऑडिट का वर्ड क्या है, मतलब कहां से ड्राइव होता है, ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टू हियर, जो कि प्रैक्टिकली आज फॉलो नहीं होता। आज की ऑडिटर तुम्हारी सुनता नहीं है। अरे अब बताएंगे ना, मगर ये तो मैं पहले की बात कर रहा हूं कि आया क्यों था, शब्द कहां से आया था, तब वो टू हियर क्यों बोलता, समझ आ गया। पहले वो तुम्हारी सुना करता लेकिन अब नहीं सुनता। ऑडिट का मतलब होता है टू चेक, टू चेक करना और टू फाइंड समथिंग डिफेक्टिव। सीधी सी भाषा में तुमसे कोई ऑडिट पूछे ना तो ऐसे कह सकते हो रीचेकिंग, यार वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कह सकते हो या रीचेकिंग कह सकते हो, वेरिफिकेशन। अच्छा एक बात बताओ, जो अकाउंट्स होते हैं ना कंपनी के अकाउंट्स, वेरिफिकेशन, कंपनी के अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? बैलेंस, देखो एक चीज होती है, एक होता है शब्द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फर्क होता है इन दोनों में? मैं पहले यहां लिख लेता हूं, पहले अभी नॉर्मल शब्द समझ आ रहे हैं हमारे को, क्लियर क्लियर। ऑडिट मींस टू चेक समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी, वो आगे पढ़ेंगे क्या चेक करना होता है वो बाद में देखेंगे। या टू वेरीफाई करना। ऑडिट शब्द डिराइव कहां से हुआ था, ओडायर से, जिसका मतलब क्या था, टू हियर। अब हम ये समझते हैं हम चेकिंग किस चीज की करेंगे, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले दो शब्द क्लियर करो। एक शब्द होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक शब्द होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों में कोई फर्क होता है?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजल्ट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? कैश बुक, सेल बुक, लेजर, जर्नल, ये सब किस में आते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके बेस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल। अच्छा, इसमें क्या आती है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब किस में आती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं कह सकता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। पक्का? ठीक। अच्छा, एक चीज समझो तो यहां पे लिख लो, लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक, सेल बुक एटसेट्रा, इधर ही खत्म कर देते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है? बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा, ये सब किस में आती हैं? इसमें। इनके बेसिस पे क्या बनाई जाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। आपको पता है किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी होती है मैनेजमेंट की। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब जब मैं बोलूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसीलिए आपको पता है बैलेंस शीट पे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। वो डायरेक्टर्स के साइन होने का लॉजिक ही क्या है? कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट हमने बनाई है। अच्छा, बहुत सारे डायरेक्टर्स को खुद भी नहीं पता होता बैलेंस शीट में क्या लिखा है, लेकिन उनको साइन करने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई साइंस साइड का बंदा है, इंजीनियर है, उसने कोई कंपनी खोली है, वो कंपनी का डायरेक्टर है, लॉ तो ये बोलता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की है, क्या वो बैलेंस शीट बना लेगा? या उन्हें अकाउंटेंट हायर करने पड़ते होंगे? अकाउंटेंट हायर करने पड़ते होंगे। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। और डायरेक्टर्स खुद कुछ नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो किससे करवाते हैं काम? अकाउंटेंट से करवाते हैं। अच्छा, अकाउंटेंट से करवाते हैं, बाद में उसके ऊपर साइन कौन करते हैं? डायरेक्टर साइन करते हैं। इससे रिप्रेजेंट क्या होता है? इससे क्या रिप्रेजेंट हो जाता है कि बैलेंस शीट किसने बनाई है? डायरेक्टर ने बनाई है। मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने ऊपर। साइन करने का मतलब क्या है? उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि बैलेंस शीट में जो भी लिखा है वो ट्रू है। बैलेंस शीट में जो भी लिखा है वो ट्रू है। और बाद में जब इसके ऊपर ऑडिटर ऑडिट कर जाएगा तो इसके ऊपर क्या कर देगा? साइन कर देगा। अपने साइन कर देगा। यही होता है ना। अच्छा, ये उसका जिम्मेवारी होती है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें आज एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में दिखेगा। जो कंपनी का ऑडिटर होता है ना, वो कभी कंपनी के अकाउंट्स नहीं बनाता। तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है। तुमने बहुत सारी सीए फर्म ऐसी देखी होंगी, बहुत सारी सीए फर्म की बात कर रहा हूं, तुमने ऐसी देखी होंगी जो खुद ही बैलेंस शीट बना रही हैं और बाद में खुद ही ऑडिट भी कर रही हैं। एक्चुअली में पता है क्या होता है? दो लेटर हेड पे काम चलता है। कंपनी के जब रेजोल्यूशन पास होता है उसमें लिखवाया जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है? दो तीन सीए फर्म ना कंबाइन होती हैं। होता क्या है कि काम एक ही फर्म में हो रहा होता है, साइन किसी और के कराते हैं। मान लो मेरी एबीसी फर्म है, मान लो मेरे दोस्त की एक्सवाइजेड फर्म है, मान लो मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूं, एबीसी फर्म, मैं किसी का ऑडिटर हूं, तो मैं उस कंपनी के अकाउंट्स खुद नहीं बनवा सकता। अब वो कंपनी कह रही है कि मेरे बस की थोड़ी तो फॉर्म ढूंढना, तो कंपनी पता क्या करेगी? कहेगी एक काम करो, तुम्हें हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो मगर अकाउंट्स तुम बना नहीं सकते, अकाउंट्स का काम भी तुम ही देख लो, मगर हम तो बना सकते, हम तो फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अकाउंट्स बनवाएंगे एक्सवाइजेड फर्म वालों से, अपने दोस्त की फर्म में, और साइन कौन करेंगे? हम खुद कर देंगे। तो इससे क्या होगा? बनाए किसी और ने, ऑडिट किसी और ने करे। सेम उल्टा होता होगा, जो उनके क्लाइंट होते होंगे, उनकी कंपनियां, वो क्या करती होंगी? अगर उन्होंने उनको ऑडिट का काम दिया है तो ऑडिट वो करेंगे, लेकिन अकाउंट्स किससे बनवा देंगे? वो हमारे को। तो ऐसे सारे सीए आपस में कनेक्टेड होते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए तुम्हें जो लगता है ना कि जो सीए बैलेंस शीट बना रहे हैं वही ऑडिट कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं सीए लोग, लेकिन वो जिन कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उनकी नहीं बनाते, वो किसी और की बनाते हैं। तो अभी तुम नीचे पढ़ोगे, क्लियर कट मना है कि आप जिस कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उसके आप ऑडिटर नहीं बन सकते, उसके आप ऑडिटर नहीं। तो इससे कहीं से ये नहीं बोला गया कि सीए अकाउंट्स नहीं बना सकता, उस कंपनी के नहीं बना सकता जिसका वो ऑडिटर है, दूसरी कंपनियों के बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आती है? इसका क्या सीए अकाउंट्स बना सकता है? क्या बैलेंस शीट बना सकता है? क्या P&L बना सकता है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन किस कंपनी के नहीं करेगा? जिसका वो खुद ऑडिटर है। किसी दूसरी कंपनी के कर सकता है। तो मगर रियल लाइफ में क्या कंपनी इतनी सिरदर्दी लेती होंगी? वो एक ही बंदे को बोलती होंगी, वो तो एक ही बोलते हैं तू करवा दे काम, तुम ही ऑडिट करवा देना। तो वो कैसे करवाते होंगे? तुम्हें समझ आ गया? करते खुद होंगे ऑडिट, अकाउंट किसी और से बनवाते होंगे। अच्छा, एक चीज इसका सेंस समझ आती? क्यों? तुम नहीं बनाए, तुम ही ऑडिट कर रहे हो, अपनी गलती खुद निकालोगे। बनाए कोई और, गलती कोई और। ऑडिट का मतलब ही क्या है? वेरीफाई करना कि जो चीज बनी है वो सब ओके है या नहीं। समझ आ गई बात कैसे काम चलता है? ठीक है, अब तो हमारे को एक चीज ये समझ हो गई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी? डायरेक्टर्स की। लेकिन इसको ऑडिट, अच्छा डायरेक्टर्स की है, लेकिन क्या डायरेक्टर खुद करते होंगे काम, या सीए को टास्क रिजाइन कर देते हैं? कहने को सीए, लेकिन क्या ये वो वाला सीए जो ऑडिट कर रहा है या दूसरा होगा?
दूसरा होगा। अकाउंट्स बनाते कोई और होगा, ऑडिट कोई और करता होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये कि अब हम पढ़ते हैं कि ऑडिटर कितने तरीके के होते हैं। ऑडिटर कितने तरीके के होते हैं, तो यहां पे लिखो 3 तरीके के ऑडिटर होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर, और एक होता है कॉस्ट ऑडिटर। तीन तरीके के ऑडिटर होते हैं, कौन कौन से भाई? एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर और एक कॉस्ट ऑडिटर। मैं तुम्हें एक नॉलेज के लिए चीज बताऊं, एक्चुअल में सारी स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का मतलब है जिनको लॉ ने पावर दी ऑडिट करने की। क्या वो दोनों हवा में कर रहे हैं ऑडिट, या उनको भी लॉ नहीं दी होगी? लॉ नहीं दी होगी। बस फर्क क्या है कि सबसे पहले ऑडिट ये वाला आया था, तो इसलिए नाम स्टैट्यूटरी इसको बोलते हैं और बाकियों को नहीं बोलते। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर क्या होता है, इस ऑडिट में क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया जाता है। कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनी है या नहीं बनी है, कोई फ्रॉड तो नहीं है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसमें किस चीज का ऑडिट होता है? फाइनेंशियल। तो जब हम बोले स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो इसका दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। कुछ लोग इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखा जाए तो ये दोनों भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी का मतलब जिनको लॉ ने पावर दी है, लेकिन रियल लाइफ, अच्छा ये दोनों भी लॉ की पावर से ही आए हैं, लेकिन रियल लाइफ में स्टैट्यूटरी ऑडिटर इतना पॉपुलर हो गया इस वाले ऑडिट को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट को लेकर, कि सबसे पहले कंसेप्ट इंडिया में खाली यही होता था। ये दोनों कंसेप्ट बाद में आए थे। तो इसका मतलब पेपर में अगर आएगा तो अगर तुमसे वो ऐसे नहीं बोलेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, वो तुम्हें बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्या होता है। तो तुम्हारे को पता होगा कि वो किसकी बात कर रहा है, इस वाले की। और सेक्रेटरी ऑडिट वो अलग से पूछेगा, कॉस्ट ऑडिट वो अलग से पूछेगा नाम डाल के। लेकिन देखा जाए तो क्या सारे ही स्टैट्यूटरी हैं? सारे ही लॉ से आए हैं, सारे ही लॉ से आए हैं। अच्छा ये काम की स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। ये कौन कर सकता है? ओनली सीए। इसके अलावा इंडिया में किसी को अलाउड नहीं है, ओनली सीए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट का मतलब होता है कंप्लायंस ऑडिट। एक कंपनी के ऊपर जितने, कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ फॉलो करना। एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं, अच्छा एक कंपनी काम कर रही है, उस पर लेबर लॉ लगते होंगे? क्या कंपनी लॉ लगता होगा? अगर वो लिस्टेड है सेबी के लॉ लगते होंगे? क्या वो सारे लॉ ढंग से फॉलो हो या नहीं हो, चेक करने का काम होता है सेक्रेटरियल ऑडिटर का। ये लिखो ओनली सीएस, ओनली सीएस। इसके अलावा इंडिया में कोई नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा आता है कॉस्ट ऑडिटर। इसमें कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। अच्छा कॉस्ट रिकॉर्ड्स मतलब कंपनी की, आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ रखी है, कॉस्ट शीट कैसे बनी है, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली गई है ना, वो हाल से प्लान, रोवल प्लान तुम लोगों ने पढ़ा होगा लेबर मेथड के अंदर, है ना। तो वो सब चीजें ढंग से फॉलो हुई या नहीं हुई है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग संग ढंग से फॉलो हुई नहीं, वो सारी चीजें, कॉस्टिंग मेथड ढंग से फॉलो हो या नहीं हुए, वो सारी चीज चेक करने का काम किसका होता है? कॉस्ट ऑडिटर का। और ये लिख लो ओनली इंडिया में सीएम में कर सकता है, ओनली सीएम में। क्या सबके ऑडिट सेपरेट है? क्या कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता? अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सबसे पॉपुलर सीए वाला ऑडिट क्यों है। दिस इज फॉर एवरी कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज फॉर एवरी कंपनी, बट दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। ये ओनली फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है। वो आगे बताऊंगा कौन कौन सी कंपनीज है। ओनली फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज बताया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज को कराना है, हर किसी को नहीं करवाना। दिस इज फॉर एवरी कंपनी, दिस इज फॉर, ये हर कंपनी को करवाना है। समझ आती है बात? इसलिए ज्यादा पॉपुलर ये है। अच्छा मगर इस फर्क उतना ही है, कमाते दोनों बराबर ही हैं। लॉजिक बताऊं क्यों? सेक्रेटरियल ऑडिट उन कंपनियों को कराना होता है जिनका 250 करोड़ उससे ज्यादा का टर्नओवर है, बड़ी कंपनियां हो गई। अच्छा तुम सोचना, या जिनकी बोरोइंग्स एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है। सेक्रेटरियल ऑडिट, एक सेक्रेटरियल ऑडिट करने के जो सीएस होते हैं वो 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में लेते हैं, और सीए वाले एक ऑडिट करने का 5,000 से लेकर 25,000 के बीच में लेते हैं। फर्क समझ आ रहा है? 5-5 हजार करके तुम 100 कंपनियां इकट्ठी कर लो, वहां पे वो एक ही कंपनी से कितना ले लेते हैं? 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। फर्क इतना ही है। मगर इसमें डिपेंड करता है कि फर्म कौन सी है। बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के भी 2-2, 5-5 लाख रुपए लेते हैं। बिग 4 10 लाख रुपए लेती है एक ऑडिट करने के, स्टार्ट रेंज। और यही गली मोहल्ले वाला सीए 5,000 से स्टार्ट करता है एक ऑडिट करने का। अच्छा क्या कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता होगा? अच्छा एक लाला कंपनी है, 2 ही बंदे हैं, लाला और लाली,
छोटी कंपनी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं, 1 लाख की कैपिटल है। क्या उस कंपनी के अंदर, क्या उस कंपनी में तुम बहुत बड़ी फीस दोगे? क्या उसका, अच्छा जिस कंपनी की 1 लाख की कैपिटल ही है, क्या उससे अगर ऑडिटर 1 लाख रुपए मांग ले ऑडिट के, क्या भाई तू कंपनी ले ले मेरी, यही बोलेगा वो? क्या ऐसी कंपनियों को 5,000 में करना पड़ता होगा? समझ आया? क्योंकि ये तो हैवरी कंपनी है ना, एवरी छोटी से छोटी, बड़ी से, मगर वो है ही खाली किनके लिए? बड़ी कंपनीज के लिए। समझ आ गया? तो 3 तरीके की ऑडिट, तीनों काम क्या समझ आ गया? काम भी क्या समझ आ गया? ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। वो क्या करते हैं? कंप्लायंस ऑडिट, ओवरऑल लॉ चेक करना। और वो क्या करते हैं? अच्छा भाई क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा कंप्लायंस ऑडिट सबसे खतरनाक है। तुम सोचो, क्या एक कंप्लायंस के अंदर लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये सब तो लगी रहे, क्या टैक्सेशन इज ऑल्सो लॉ? कस्टम्स, अगर कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो क्या कस्टम जीएसटी भी लगता होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारे सीएस ऐसे होंगे जिनको टैक्स पास आता ही नहीं होगा? जैसे मेरे को ही नहीं आता। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब पढ़े थे तो पढ़े थे, बाद में प्रैक्टिस खाली किसमें करिए? कंप्लीट और सेबी लॉ में। जब हम उसमें प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो हमारा, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं उस लॉ में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा तो क्या मैं कमी पकड़ पाऊंगा? मगर कंप्लायंस ऑडिट में वो सारे लॉ चेक करने हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में पता है कैसे होता है? मैं बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि 2 काम होते हैं, या तो अपने साथ किसी सीए को लेके जाते हैं जो क्या करेगा? फाइनेंशियल वाला पोर्शन चेक करेगा, और मैं कौन सा वाला पोर्शन चेक करूंगा? लीगल वाला पोर्शन चेक करूंगा। दूसरा तरीका एक और होता है कि आप कंपनी का जो सीएफओ है, कंपनी का जो, उससे साइन करवा लो, अंडरटेकिंग लिख के लिखवा लो कि भाई हमारी कंपनी का फाइनेंस वाला पोर्शन ओके, फाइनेंस वाला पोर्शन ओके। अच्छा उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि सीएस के ऑडिट करने से पहले सीए का ऑडिट हो जाता है। क्या तो सीए वाला सारे पोर्शन चेक करके जा चुका होगा? तो कंपनी के सीएफओ से साइन करवा लो कि हमारी कंपनी का फाइनेंस वाला पोर्शन ओके है। फिर अगर उन्होंने ओके कर दिया तो हमारे को खाली चेक की कौन सा वाला पोर्शन करना है? लीगल वाला। हमारी टेंशन खत्म। लेकिन क्या बहुत सारी कंपनियां नाट जाती होंगी इससे कि हम नहीं कर रहे साइन, हम क्यों जिम्मेवारी ले, तुम ही चेक करके जाओ। फिर उसके हिसाब से क्या सीएस फिर पैसे, अच्छा दोनों की कोटेशन भी अलग होती होगी। अगर सीएस को पूरा चेक करना पड़ रहा है, फाइनेंस वाला भी और लीगल वाला, फीस ज्यादा होती होगी। अगर कंपनी कहते हैं कि फाइनेंस वाले की हम जिम्मेवारी लिख के देते हैं साइन करके सीएफओ से कि सारा ओके है, हम लीगल वाला चेक कर लो, क्या फीस कम होती होगी? कम होती होगी। मेहनत कम है तो फीस भी कम है। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। मैंने दोनों तरीके के ऑडिट करे हुए हैं। हमने वो वाला ऑडिट भी करा जहां पे हमारे को कंपनी ने बोला सारा करोगे तुम ही, तो हमने 3.5 लाख रुपए फीस ली थी। और एक कंपनी ने हमारे को बोला कि खाली लीगल और फाइनेंस वाला चेक कर लो, और सॉरी लीगल और सेबी वाला चेक कर लो, बाकी वाले हमने सीएफओ से साइन करवा के देते। हमने खाली 1 लाख रुपए फीस ली थी, 2.5 लाख रुपए कंपनी के बच गए। ऑडिट कितने में निपट गया था? 11 दिन में निपट गया था, मतलब 10,000 रुपए रोज के, 10 या 11 दिन में निपट गया था, है ना? ठीक है। अच्छा कुछ कुछ कंपनी के ऑडिट तो 5-5 दिन में निपट जाते हैं, 50,000 रुपए मिल जाते हैं, 60,000 रुपए मिल जाते हैं। तुम सोचते हो कि साला महीने में 5 ऑडिट ही आ जाए यार, काम ही खत्म हुए, है ना? तो ये डिपेंड। अच्छा मगर एक चीज तो मानते हो, ऑडिट कौन पकड़ पाता होगा? ऑडिट में कमियां कौन पकड़ता होगा? जिसको खुद ने काम करा होगा अपने हाथ से। बहुत सारे लोग ना इतने वो होते हैं, मेरे को बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ना वो फॉर्म वाले कह रहे हैं कि तुमसे फॉर्म फाइलिंग करवाएंगे, तुमसे ऑडिट नहीं करवाएंगे। और बहुत सारे फॉर्म वाले ऐसे होते हैं जो ऑडिट करवाते हैं, फॉर्म फाइलिंग नहीं करवाते, जिन पे जिसका जैसा काम है। तुम्हें नहीं लगता कि बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों का? अच्छा तुम एक चीज सोचो, तुमने फॉर्म फाइलिंग तुम्हें करनी आती ही नहीं, तुम सीधा ऑडिट करने पहुंच गए, तुम फॉर्म में कमी पकड़ोगे कैसे जब तुमने आज तक खुद ही फाइल नहीं करी? इसमें कमी हो कहां सकती है? क्या तुम्हें खुद भी आनी चाहिए पहले वो? तो रियल लाइफ में मेरी फर्म में बैलेंस था, जहां से मैंने आर्टिकलशिप की थी वहां पे फॉर्म फाइलिंग भी थी और ऑडिट भी। मेरा एक दोस्त है वो बड़ा खुश होकर गया उस फर्म के अंदर, भाई मेरी फर्म में ना 16 कंपनियों के ऑडिट है। और 16 कंपनी का ऑडिट खत्म जाता, तो जब तुम ऑडिट का सीजन आता होगा क्या वो लगे रहते होंगे? अच्छा अगर 10-10, 12-12 दिन एक कंपनी को दे रहे हैं तो एक महीने में 3 ऑडिट निपट रहे हैं 3 कंपनियों के, 16 कंपनियों को कितना सारा टाइम लगता होगा ऑडिट में। तो वो बड़ा खुश था। मैंने कहा तो पकड़ता क्या है वहां पे जाके? तेरे को फॉर्म तो तूने आज तक फाइल ही नहीं करके देखा, तेरे को पता क्या होगा क्या होता है इसमें? तो कहता मेरा बॉस पकड़ता है। मैं तू क्या करता है फिर? कह रहा फाइल पकड़ा तो साथ साथ, फाइल फोटो कॉपी करके लानी है, अंदर से लाएगा, है ना? फाइल हाथ में पकड़ा देगा बॉस को। कह रहा खाने पीने को मिल जाता है, खाने पीने को तो मिलता ही है। अच्छा खाने को तो तुम्हारे को बहुत इज्जत मिलती है, बिल्कुल दामाद की तरह ट्रीट करते हैं। मैं पहली बार गया तो मैं शर्मा रहा था यार। हम होता है ना बचपन से किसी के घर जाते हैं, कोई बोलता है बेटा चाय, हम नहीं आंटी नहीं, है ना? ऐसे ही होता ना, हम तो वही वाले बच्चे थे। पहली बार कंपनी में गए तो वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि सर है आर्टिकलशिप में बना नहीं था अभी, मैं आर्टिकलशिप चल रही थी, ऑडिट करने गए बॉस के साथ। तो उसने बोला कुछ खाना है बेटा? कंपनी का प्यून पूछ रहा है मेरे से। तो प्यून नहीं पूछने आएगा, डायरेक्टर थोड़ी पूछने आएगा मेरे से। तो हम तो चेक कर रहे हैं, तो प्यून ने मेरे को कहा कुछ खाना है? मैंने कहा नहीं सर नहीं, पानी लियो बस। मेरा बॉस कहता क्या पागल है, मंगा। मैं क्या बात कर रहे हो सर, बेइज्जती नहीं होगी? कह रहे बेइज्जती कैसी, ये तो भी देख सब कुछ तू बोलता जा। फिर मैंने कहा एक काम कर, चिकन टिक्के की प्लेट लेके आ है ना? फिर साथ में एक काम कर, सिंगापुरी चाउमीन भी लेता ही हो।
मैं मंगवाता शुरू हो गए, फिर हम शुरू हो गए, मैं मेरा बॉस, हम टोटल में 4 लोग थे, हमारे 2 बॉस और हम 2 ट्रेनी, और चारों नॉन वेजिटेरियन। फिर पहले हमने सुबह से, तुम देखो शुरुआत कैसे हुई है हमारी, सुबह कॉफी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद छोले भटूरे, फिर उसके बाद दिन में जो लंच आ रहा है वो तो आ ही रहा है, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद कोल्ड ड्रिंक लेके आया वो, फिर शाम को जाने के बारी हुई तो अभी फिर पूछ रहा है चाय या कॉफी, मैं जा कॉफी एक और। फिर उसके बाद हम वहां से निकल रहे हैं राम को, और फिर खुशी क्या है, कल फिर जाना है, अभी 11 दिन तक चला। तो ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। चलो, तो ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है, बहुत इज्जत मिलती है, मुंह मांगा मंगवाओ, वो नहीं भी है तो वो ला के देगा तुम्हारे को, आसपास दुकान पे नहीं भी मिलता होगा तो जरूर लाएगा वो तुम्हारे लिए। अब तो खैर जोमेटो स्विगी भी हो गया है ना, उस टाइम तो इतना बहुत, दाल मखनी, शाही पनीर, जो मंगाना हो मंगाना, ठीक है। चलो, ये समझ आया कौन कौन कैसा कैसा ऑडिट करता है, पल्ले पड़ गया। अब मेरा एक क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है ना? अब आता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई तुमसे पूछे कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, या ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑडिट, ऐसे कह लो कि ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऑडिटर हो, भले ही वो वाला हो, सेक्रेटेरियल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैं जब इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं ना, इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में जहां मैं ऑडिटर बोलूं तो हमारा मेन फोकस ओनली सीए पे है। किस पे है? ओनली सीए पे, ना सीएस की बात होगी ना सीएमए की। सीएस सीएमए के अलग से टॉपिक आएंगे आगे इसी चैप्टर में, लेकिन जो शुरुआत से लेकर एंड तक जो मेन मैं बार बार ऑडिटर बोलूं तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, सीए की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट करना का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम ऑडिट क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। किसी ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, कंपनी के एरर और फ्रॉड्स को पकड़ना, एरर एंड फ्रॉड्स। क्या ये ऑब्जेक्टिव होता होगा ऑडिट करने का? है? नहीं होता, नहीं होता, ये नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव होता है, बट दिस इज नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दिस इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला एम ये नहीं होता। पहला एम क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहले प्राइमरी की बात करते हैं। पहले लिखो, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा, पहला प्राइमरी, टू चेक whether the financial statements, to check whether the financial statements are giving true and fair view or not, true and fair view or not, बस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है। अच्छा, मैंने पहले बोला इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किस पे, सीए पे। सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बात हो रही है। कह रहा है सीए का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है ऑडिटर का कि चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है। अब यहीं रुक जाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो भी लॉ लग रहे हैं, क्या वो सारे लॉ ढंग से फॉलो हो या नहीं हो, ये चेक करना होता है ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए शेड्यूल 3 लगता है, बैलेंस शीट बनती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी लॉ लगता है इसका, ठीक है, समझ आती होगी बात। लिस्टेड कंपनी सेबी लॉ भी लग रहे होंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन के लिए शेड्यूल 2 लगता है, क्या वो फॉलो नहीं हो रहा है, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते होंगे, एएस लगते होंगे, इंड एएस लगते होंगे, प्लस साथ के अंदर क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी लगते होंगे। जब ये सारी चीजें प्रॉपर फॉलो हुई हैं तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो नहीं हुई तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। तो क्या वो यहां पे फ्रॉड पकड़ रहा है बैठ के, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ, लॉ फॉलो हुआ या नहीं। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक बात बताओ, वकील जो होता है, वकील, सोच के बताना, वकील का पहला काम चोर पकड़ना होता है, या चोर जब पकड़ा गया उसके अगेंस्ट आगे का काम उसका होता है? चोर पकड़ने का काम पुलिस का है, चोर पकड़ा गया उसके अगेंस्ट केस लड़ने का काम किसका है? वकील का। तो सेम वैसा ही है, फ्रॉड पकड़ना ना पकड़ना, कंपनी में फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ वो पुलिस का काम है। अगर मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाने में कोई गड़बड़ी करी है तो पुलिस को कंप्लेंट की जाएगी, पुलिस वाले आके चेक करेंगे, वो उनका काम है। पुलिस वाले यहां पे भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस आएगी नहीं आएगी। अच्छा, किसी कंपनी में छापे पड़ते हैं, मान लीजिए कंपनी में फ्रॉड हुआ था, पुलिस वाले नहीं गए थे, तो पुलिस वाले यहां भी जाएंगे। तो उनका काम, फ्रॉड पकड़ना किसका काम है?
पुलिस का, या अगर बड़े लेवल का फ्रॉड है तो सीबीआई वाले आएंगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉड है बाहर से ले तो ईडी वाले आएंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आएंगे। तो डिपेंड करता है कौन सी अथॉरिटी आएगी। इसका फ्रॉड पकड़ने का काम किसका नहीं है? फ्रॉड पकड़ने का काम सीए का नहीं है। सीए का सिर्फ एक ही काम है, क्या? टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर और नॉट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने? मैनेजमेंट ने। अभी मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। सीए तो सिर्फ चेक कर रहा है कि वो ढंग से बनी है या नहीं बनी। और वो क्या चेक कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। और जब मैं बोलूं ट्रू एंड फेयर व्यू तो इसका मतलब क्या है? कंपनी लॉ फॉलो हुआ ही नहीं हुआ, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लॉ फॉलो हुआ ही नहीं हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए नहीं हुए, डेप्रिसिएशन के शेड्यूल 2 फॉलो हुआ ही नहीं हुआ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं हुए। अगर ये सारे लॉ प्रॉपर्ली फॉलो हुए हैं और उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनी है तो ओके है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो ओके है। अगर इनमें से कोई एक लॉ भी फॉलो नहीं हुआ तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। वो अपनी रिपोर्ट पे लिख के दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। समझ आ गई बात? तो ये ऑडिटर का क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अगर सब कुछ ओके हुआ, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, तो क्या वो सेकंड स्टेप पे जाएगा, एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा? बात ही खत्म हो गई। सब कुछ ओके है, उसको सब कुछ मैच कर रहा है, तो क्या वो जाएगा आगे बढ़ेगा? अच्छा, मैच करने का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट ढंग से बनी नहीं बनी डबल एंट्री सिस्टम पे, उससे फिर मैच करके देखेगा कि उसकी एंट्री उस हिसाब से डली है या नहीं डली। वो सब कुछ मैच कर लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच कर लेगा, सारे लॉ चेक कर लेगा। अगर सब कुछ ओके तो क्या वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी चीज वायलेट हुई, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो क्या वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे मूव करेगा? अब वो देखेगा फ्रॉड हुआ है तो कहां से हुआ, किस जगह से हुआ, उससे पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर किसको बुलवाएगा? वो पुलिस को भी कंप्लेंट करेगा, बाकी सारी हेल्प भी करेगा। अच्छा, क्या पुलिस के साथ साथ सीए सब इन्वॉल्व होते होंगे साथ में? तब भी पुलिस क्या कर पाएगी इसमें? पुलिस सिर्फ ये देखेगी फ्रॉड करने वाले कौन थे, उन कल्प्रिट को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हुआ किस तरीके से, क्या वो वापस सीए को ढूंढना पड़ेगा किस जगह पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये कब होता होगा? जब पहला स्टेप फॉलो नहीं हो रहा होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं हो रहा होगा, तब वो कहां जाते होंगे? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब चेक करो कि लॉ फॉलो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कि कोई एरर और फ्रॉड तो नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। हाँ भाई, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। और प्राइमरी क्या है? टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। पक्का समझ आ गया? ठीक है, क्लियर, सिंपल फंडा। चलो जी, ये स्टार्ट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? हटा दूं? चलो, लिखना है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है या एरर हुआ है, अभी इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊंगा जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए थे। सत्यम स्कैम हुआ था, बताऊंगा अभी विंडो ड्रेसिंग के बारे में, अभी करेंगे बात। डिलॉयट का केस हुआ था, है डिलॉयट ने फ्रॉड करा था, अभी दिखाएंगे। केपीएमजी ने फ्रॉड करा था, उसके बारे में बात करेंगे। ई&वाई ने भी फ्रॉड करा पीछे, वो फंसी है। पीडब्ल्यूसी ने फ्रॉड करा था अभी पीछे, वो भी फंसी थी। सारी बिग फोर फंस चुकी हैं, सबके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, उन सबके अलग अलग स्कैम थे, सबने अलग तरीके स्कैम करा। सत्यम के स्कैम में उनकी ऑडिटर कौन थी? पीडब्ल्यूसी, जिसने सबसे ज्यादा पैसा करके फ्रॉड करवाया था, है ना। डिलॉयट ने अभी पीछे आईएलएफएस का जो स्कैम हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, जिसमें फ्रॉड करा था लास्ट से 4-5 साल पहले, वो फ्रॉड भी किसने करवाया था? डिलॉयट ने करवाया था। वो जो विसल ब्लोअर के साथ, सारी बिग फोर बड़े बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, अभी आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या? अच्छा, बिग फोर कहने को तो वर्ल्ड की 4 ऑडिट फॉर्म्स हैं बिग फोर, साला उसमें बैठने वाला तो इंडिया नहीं है। जो इंडिया में आके ऑपरेट करेगी तो बैठेगा तो कौन? तुम्हारे खून में तो वही है। फर्म के ऊपर कोई भी ना, क्या सारे करप्ट होते हैं या अच्छे भी होते होंगे? कुछ अच्छे भी होते हैं, हर तरीके का इंसान है, अच्छा भी है बुरा भी है। नीचे आते हैं भाई, देखो अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बोल रहा हूं, बैटरी पढ़े चलो देखो, मेरे को ये बताओ, क्या 2 तरीके की मीटिंग होती हैं? एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग्स। अच्छा, बोर्ड मीटिंग जो होती है वो किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। और बोर्ड मीटिंग में क्या पास होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन। और जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की, ठीक है ना। अच्छा, जनरल मीटिंग भी 2 तरीके की होती है, एक होती है एजीएम, एक होती है ईजीएम। बताई थी ये बात? एक होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। मैं क्यों बता रहा हूं वापिस, ताकि अगर भूल भी गए हो तो कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत यूज है, इसलिए मैं याद करा रहा हूं। एक होती है एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग,
और ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग्स। अच्छा, एजीएम नाम से क्लियर है, एनुअल साल में एक बार होती है, साल में एक बार होती है। अच्छा एक बात बताओ, एजीएम कराने का मेन फंडा क्या होता है? आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी में पैसा लगाया है, तो आपको हर साल, आप कंपनी में रोज तो जाके बैठोगे नहीं, आप तो शेयर होल्डर हो, तो आपको कंपनी की हर साल फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि कंपनी की इस साल परफॉर्मेंस कैसी है, अगले साल कैसी है। तो उसके लिए पोजीशन बताने के लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, आप क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी रखवाने के लिए एक मीटिंग करवाई जाती है, इसका नाम क्या होता है? एजीएम। अच्छा, लेकिन कंपनी में तो बड़े सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, यूनानिमस। अच्छा, जितने भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, ऑर्डिनरी हो, स्पेशल, यूनानिमस हो, क्या सारे जनरल मीटिंग में पास होते हैं? अरे जनरल मीटिंग दो ही होती है, एजीएम या ईजीएम। मान लो कंपनी की एजीएम हो गई और अगले महीने तुम्हारे को कंपनी का नाम चेंज करवाना, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तो क्या बुलवानी पड़ेगी? शेयर होल्डर की मीटिंग वापिस, उसे हम क्या बोलेंगे? ईजीएम। तो एनी एजीएम, एनी मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम विल बी कॉल्ड एज ईजीएम। जो एजीएम नहीं है वो क्या है? ईजीएम। अगर साल में 10 बार शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है तो उसमें से एजीएम तो एक ही होगी, बाकी सब क्या कहलाएंगी? ईजीएम। बाकी सब क्या कहलाएंगी? ईजीएम। ये आपको याद है। अच्छा, अब एजीएम के भी ना दो टेन्योर होते हैं, याद रखना। तुम्हारे को 6 महीने वाला टेन्योर तो पता है, दूसरा टेन्योर मैंने बताया ही नहीं है, वो मैं बताने जा रहा हूं। जो कंपनी की फर्स्ट एजीएम होती है ना, फर्स्ट एजीएम, वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 9 मंथ्स में होती है। विद इन 9 मंथ्स में होती है फर्स्ट एजीएम, जो कंपनी पहली बार बनती है। और जब जो कंपनी की सब्सिक्वेंट एजीएम होती है, मतलब उसके आगे आने वाले जितने भी साल होंगे, वो वाली जो एजीएम होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में होती है। तो फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने में। और सब्सिक्वेंट एजीएम कितने सालों में होती है? फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में। तो इसका मतलब अगर ये मान लो, अगर 22-23 साल चल रहा है और मान लो कंपनी 2000, मान लो, अच्छा 22-23 का मतलब क्या है? 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का साल है। मान लो कोई कंपनी 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी बनी है, 1 अप्रैल को ही बनी है, 1 अप्रैल 2022 को बनी है, कोई कंपनी एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को। तो इसकी जो पहली एजीएम होगी ना, वो 6 महीने में नहीं होगी, वो 9 मंथ्स में होगी, विद इन 9 मंथ्स। तो पहली वाली जो एजीएम है, जो उसकी ड्यू डेट होती है, वो होती है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023, पहली एजीएम की। इसके अंदर क्या हो रही है? इस कंपनी की फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए, पहली एजीएम हो जानी चाहिए। और इस एजीएम में क्या होता है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। अच्छा, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, तो उसके बाद ऑडिट करवाए जाएंगे, बैलेंस शीट रेडी की जाएगी, सब कुछ होगा। ऑडिट वगैरह कराने के बाद जनरल मीटिंग बुलवाई जाती है। तो पहली एजीएम कब तक की होती है? 9 महीने में करानी होती है फाइनेंशियल क्लोज होने के। अच्छा, ये तो डेडलाइन है कि आप सितंबर अक्टूबर में करवाना चाहो, जुलाई में करवाना चाहो, करवा सकते हो, करवा सकते हो। ये तो डेडलाइन है कि आपको कब तक करवानी है? 31 मार्च तक करवानी है। अच्छा, ये जो पहली एजीएम आपको 9 मंथ्स में करानी है, इसके बाद अच्छा जो 23-24 की एजीएम होगी, ये तो 22-23 है, 23-24 की जो एजीएम होगी वो कब होगी? 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का जो साल है, इसकी एजीएम कब होगी? विद इन 6 मंथ्स। इस साल की एजीएम कब होगी? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स में। तो इसकी डेट जो होगी वो क्या होगी? 30 सितंबर 2024। ये क्या है? ड्यू डेट ऑफ एजीएम। इसका मतलब जो कंपनी की पहली एजीएम होती है वो कब होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने में। उसके बाद आगे वाली जितनी भी एजीएम होती है वो सब कब होती है? फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने। 6 महीने तो आपको पता था, मेरे ख्याल से 9 महीने वाला नहीं पता था। 9 महीने वाला नहीं पता था ना? ठीक है, तो ये लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मैं कनेक्शन करने वाला हूं यहां से। अब मैं इसका बुक से स्टार्ट करने वाला हूं। हाँ भाई, गांव वालों स्टार्ट करें? ठीक है, क्या 5 मिनट लिख रही है? क्या हो गया इसका? बस 15-20 मिनट और। लिख लिया? लिख लो, सिर्फ इतना लिख लो कि फर्स्ट एजीएम। यार ये तो लिखने की है क्या जरूरत थी? सिर्फ ऊपर वाला लिख लिया होता तो बात खत्म हो जाती। कौन सा वाला? कि फर्स्ट एजीएम कब होगी? फाइनेंशियल क्लोज होने के विद इन 9 मंथ्स में। सब्सिक्वेंट कब होगी? फाइनेंशियल क्लोज होने के, बात खत्म हो जाती है। पूरा तुम बनाने बैठ गए, वो तो तुम्हारे को पता ही है।
ठीक है। क्या हो गया, बैटरी नहीं बोल रही यार, बैटरी तुमने लिख लिया, क्या बात है, वेरी नाइस। बढ़े आगे, चलो अभी अभी क्या, वो ड्यू डेट ऑफ एजीएम है, डिविडेंड ऑफ एजीएम। आगे बढ़े, ठीक। अब जरा समझो, मैं ना ऑडिटर को जो अपॉइंट करने की बात करूंगा वो दो कैटेगरी में करूंगा। गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करने के प्रोविजंस डिफरेंट है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करने के प्रोविजन डिफरेंट है। मतलब सेग्रीगेशन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बेस पे नहीं है, सेग्रीगेशन किसके बेस पे है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। भले अच्छा अच्छा, अगर वो गवर्नमेंट भी दोनों हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक, नॉन गवर्नमेंट भी दोनों हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। कोई भी प्राइवेट कंपनी आप ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा की पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो ले दे के सीधी सी भाषा में बात यह है कि गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन अलग है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन अलग है। तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है, बस ये देखना पड़ेगा वो गवर्नमेंट है या नहीं है। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो प्रोविजन अलग, गवर्नमेंट है तो प्रोविजन अलग। तो अभी मैं जो प्रोविजन स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, या ऐसे कर देते हैं इसको, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज। किसके प्रोविजन पढ़ रहे हैं हम, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अदर देन। अच्छा, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात तो बताना भूल गया कि एक चीज लिख लो यहां पे कि इसमें सेक्शंस कितने पढ़ने हैं, मैं वो तो बताना भूल ही गया इस चैप्टर में, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी आगे आएगी तो पता होना चाहिए। इस चैप्टर में जो आप लोग सेक्शन पढ़ोगे वो पढ़ोगे सेक्शन 139 से लेकर 148 तक, ठीक है जी। इस चैप्टर में जब सेक्शंस पढ़ोगे कितने पढ़ोगे, 139 से लेकर 148 तक, प्लस जो इस चैप्टर में जो रूल्स पढ़ोगे वो पढ़ोगे कंपनीज ऑडिट रूल्स 2014, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, प्लस इस चैप्टर में जो फॉर्म की सीरीज होगी वो होगी फॉर्म एडीटी, फॉर्म एडीटी सीरीज के फॉर्म होंगे, फॉर्म एडीटी सीरीज। जैसे ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो फॉर्म एडीटी 1, ऐसे जैसे इनकॉर्पोरेशन के आईएनसी सीरीज के होते हैं, डायरेक्टर के डीआईआर सीरीज के होते हैं, ऐसे इसके सीरीज के होंगे फॉर्म एडीटी। एडीटी किससे बना समझ आ गया आपको, ऑडिट से। ये इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करें अब हम बात कर रहे हैं मैं बोलता जाऊं, हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन किसके बारे में, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। इन कंपनियों के अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इन कंपनियों में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सुनते चलना। मैं अच्छा, ऑडिटर भी दो तरीके के होते हैं इसमें, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्या बोल रहा हूं मैं, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर मतलब जो कंपनी के अंदर पहली बार अपॉइंट हुआ वो फर्स्ट ऑडिटर, उसके बाद आने वाले सालों में जितने भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे सब कौन होंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर किसका, वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज। फर्स्ट ऑडिटर लिखो, फर्स्ट ऑडिटर पॉइंट होगा, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड बनी, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड बनी 1/4/2022 को, ये एक्स लिमिटेड की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक्स लिमिटेड की क्या है ये
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो कोई कंपनी बनी 1/4/2022 को, ठीक है। अगर जो कोई कंपनी बनती है, पहला ऑडिटर इस कंपनी बनने के विद इन 30 डेज में अपॉइंट किया जाएगा। विद इन 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बाय पासिंग बीआर, बाय पासिंग बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो पहला ऑडिटर किसी कंपनी में कब अपॉइंट होता है? जब कोई कंपनी बनती है उसके 30 दिन में। कौन अपॉइंट करता है इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं? बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड रेजोल्यूशन कहां पास होता है? बोर्ड मीटिंग में। तो डायरेक्टर्स ने बुलवा के पास करा होगा। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। आगे लिख दो, विद इन 30 डेज कहां से? ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन कहां से लेने हैं? इनकॉर्पोरेशन से। तो फर्स्ट ऑडिटर कंपनी कब अपॉइंट होता है? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय पासिंग बीआर। आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर फेल हो गए, अपॉइंट नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से। हो सकता है उन्हें बंदा नहीं मिला जिसको अपॉइंट करना था, है ना, या कोई भी ऐसा रीजन है, वो खुद ही कुछ पागल थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ, या कोई भी रीजन हो व्हाटसोएवर, डायरेक्टर फेल हो गए, अपॉइंट नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है। कह रहा है अगर डायरेक्टर फेल हो गए तो 90 डेज के अंदर, नेक्स्ट 90 डेज में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे अपनी मीटिंग बुलवाकर। अच्छा, कुछ सोचो, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे अपनी मीटिंग बुलाकर नेक्स्ट 90 डेज में, तो क्या एजीएम हो सकती है? एजीएम तो फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद होगी, और ये तो अभी साल के बीच में ही हो रही है, अभी तो साल क्लोज ही नहीं हुआ, अभी तो पहला साल चालू हुआ है। तो वो कौन सी मीटिंग होगी? ईजीएम। कौन सी होगी? ईजीएम। समझ आती है बात? तो इसका मतलब ये कि पहला ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय पासिंग बीआर, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स fails to appoint first auditor. If board of director fails to appoint first auditor, then within next 90 days, then within next 90 days, auditor will be appointed by shareholders. By passing ordinary resolution, by passing OR in EGM, extraordinary general meeting. तो इसका मतलब क्या बात निकल के आई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे पहला ऑडिटर 30 दिन में कंपनी बनने के। अगर वो 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 90 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, ईजीएम बुलवाकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर, और उसमें वो क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको अपॉइंट करेंगे। क्लियर? 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 आगे बढ़ो। अब आता है जी, ये जो अपॉइंट हो गया इसका टेन्योर कब तक का है? टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर लिखो, टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। ये कब तक के लिए अपॉइंट किया जा रहा है? टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कब तक का है? टिल फर्स्ट एजीएम, बस खत्म। फर्स्ट एजीएम पे से आउट होना पड़ेगा, टिल फर्स्ट एजीएम, खत्म। मतलब अच्छा एक बात बताओ, इसका मैं कह सकता हूं कि एक ऑडिटर, जैसे 1/4/2022 को कंपनी बनी, मान लो इसके 30 दिन में अपॉइंट हो गया होता, तो 22-23 में कंपनी बनी है, तो 22-23 का जब साल क्लोज होगा, 31 मार्च 2023 को क्लोज होगा, तो उसकी पहली एजीएम तो 30 दिसंबर तक होगी, 31 दिसंबर तक होगी, पहली तो 9 महीने में होती है। तो उस 9 महीने में जो पहली एजीएम जब भी होगी, उस एजीएम पे आउट हो जाएगा, उस एजीएम पे आउट हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर सिर्फ कब तक का है? पहली एजीएम तक का। अच्छा, भले ही अगर इसको डायरेक्टर ने अपॉइंट ना कराओ, शेयर होल्डर ने अपॉइंट कराओ एजीएम बुलवाकर नेक्स्ट 90 डेज में, तब भी इसका टेन्योर सिर्फ कहां तक ही जाएगा? पहली एजीएम तक। तो जैसे अभी ये कंपनी बनी थी 1/4/2022 को, तो इसका मतलब इसके ऊपर साल कौन सा लग रहा है? 22-23, 1/4 तो यहां पे लगेगा 22-23, तो 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का साल हो गया। तो इसकी जो फर्स्ट एजीएम होगी वो विद इन 9 मंथ्स में होती है, आपको पता है।
अब तो पहली एजीएम होगी ना, तो फर्स्ट एजीएम जो होगी वो विद इन 9 मंथ्स में होती है। तो ड्यू डेट क्या हो गई? 31/12/2023। ये हो गई ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। क्या हो गया गवारो? 22 क्यों होगी? 22-23 का साल है तो 31/12/2023 तो होगी। 22-23 तो लिखा, क्या हुआ? इस साल की बैलेंस शीट, अरे 22-23 का साल है तो अगले साल तो बैलेंस शीट बनेगी, साल क्लोज होने के बाद ही तो बैलेंस शीट बनाओगे और अगले साल ही तो एजीएम करवाओगे। क्या हो गया? व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? बढ़े आगे, ठीक है। हाँ भाई 31/12/2023 समझ आ गया। ये क्या है? ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। अच्छा, ये तो ड्यू डेट है। मान लो कंपनी ने 30 सितंबर को ही करवा दी, 30 सितंबर 2023 को क्या करवा दी? फर्स्ट एजीएम कंडक्टेड, एजीएम कंडक्टेड इस डेट को करवा दी, तो उसका टेन्योर सिर्फ कहां तक का है? यहां तक का। उस ऑडिटर का टेन्योर सिर्फ कहां तक का है? वो तो डेट है ना, ड्यू डेट है, मतलब 31 दिसंबर तक करानी है, आप उससे पहले करवा लो। मान लो उन्होंने 30 सितंबर को ही करवा दी, नहीं करवाई वहां पे, तो उसका टेन्योर सिर्फ कहां तक का होगा? यहां तक का। कहां तक का? यहां तक का। अच्छा, यहां तक ऐसा पता क्यों करा? अभी तक ये जो ऑडिटर है ना, ये देखने के लिए ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। पहले ऑडिट में उसका काम ढंग से समझ आ जाएगा। अच्छा, ऑडिट हो चुके होंगे ना, क्योंकि इस एजीएम पे अकाउंट्स पेश किए जाएंगे ऑडिटेड वाले, और ऑडिट अकाउंट्स किसने ऑडिट करे होंगे? ऑडिटर ने। तो समझ आ जाएगा कि ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये ऑडिटर ढंग से काम कर रहा है तो अब यहां से इस पहली एजीएम से इसको 6th एजीएम तक अपॉइंट किया जाएगा, मतलब 5 साल के लिए। अब जो इसका अपॉइंट होगा कितना साल के लिए होगा? और अगर इसने ढंग से काम नहीं करा होगा तो इसको हटा दिया जाएगा, इससे दूसरा ऑडिटर लेके आ जाएगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अल्टीमेटली लाया वो कब से? फर्स्ट से लेकर, अच्छा फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम, तो साल कितने हुए? 5। पहली एजीएम से सेकंड एजीएम 1 साल, सेकंड एजीएम से दूसरी एजीएम 2 साल, दूसरे तीसरी 3 साल, तीसरी चौथी 4, पांचवी छठी। ठीक है ना? समझ आ रहा है? पहली से दूसरी 1 साल बढ़ गए, कर सकते, वो रिमूवल होगा ना, वो तो क्या है? रिमूवल। हाँ भाई समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर? मैं ऊपर चलूं? अभी मैं, क्योंकि वो तो सब्सिक्वेंट की बात है, अभी तो हम फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑडिटर कहां भी? सबसे ऊपर यहां से। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट और पब्लिक। तो पहला ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? 30 दिन में कंपनी बनने के 30 दिन में। अगर और वो कौन अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर, बीआर पास करके। डायरेक्टर फेल हो गए तो नेक्स्ट 60 डेज में, नेक्स्ट 90 डेज में कौन? शेयर होल्डर बाय पासिंग ओआर। किसमें? ईजीएम। देखो तो 30 विद इन 30 डेज इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा बाय पासिंग बीआर। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, देन नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 90 डेज कौन अपॉइंट करेंगे? ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग ओआर इन ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक का रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। पक्का याद है? बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा नीचे आओ। और फर्स्ट एजीएम कब होगी? जिस साल ये कंपनी बनी है, जब उसका फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगा उसके विद इन 9 मंथ्स में। ठीक है जी, क्लियर? ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी और हमने किसके बारे में पढ़ा? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अभी हम सब्सिक्वेंट की बात ही नहीं कर रहा, फिर मिक्स नहीं कर रहे दोनों को। अभी हमने फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ लिया, अब हम फर्स्ट ऑडिटर किसका पढ़ लेते हैं? गवर्नमेंट का पढ़ लेते हैं, उसमें कैसे अपॉइंट होता है। सब कुछ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता देता हूं। अच्छा यहां पे क्या था? 30 प्लस, अच्छा एक चीज यहां पे कुछ वो 90 कहां लिखा है? लेरा नीचे। हु शैल विद इन 90 डेज एट ईजीएम। अगर बोर्ड फेल होगा तो 90 डेज में कौन करेंगे? ईजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट, और उसका टेन्योर कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा? नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, नीचे आओ। फिर उसके बाद छोड़ दूंगा तुम्हारे को गवर्नमेंट का, क्योंकि भाई ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक है ना, फायदा नहीं इसको छुड़वाने का, बीच में नहीं छुड़वा सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, इसमें फर्स्ट पहला पढ़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, सुनना पड़ ध्यान से। यहां पे कितना है? 30 प्लस 90। वहां पे सुनो क्या है। अब हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज, इन गवर्नमेंट कंपनीज। अच्छा तुमने कभी एक नाम सुना बॉडी का? कैग। कैग का ऑफिस है यहां पे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यार तुम गवा रही हो क्या?
ये तो 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है इको में, है 11वीं की इको थी ना, 11वीं की इको, उसमें पढ़वाया था ये कैग। कैग का, अच्छा यहीं से चले जाओ, आईटीओ के बाहर ही है कैग का ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सुनना पड़े ध्यान से क्या काम है इसका। कैग नाम सुन लिया, क्या है कैग की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग कभी खुद ऑडिट नहीं करता, कैग गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट नहीं करता, वो गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करता है। तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, वो कौन सी अथॉरिटी अपॉइंट करती है, कैग। तो ये क्या खुद ऑडिट कर रही है, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट ये खुद करता है। गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फर्क पता है ना। कंपनी तो कौन सी है जिसके अंदर 51% ज्यादा कंट्रोल उसका है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन होगा, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये डिपार्टमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए बड़े बड़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, सब क्या है डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट कैग खुद करता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट कैग खुद नहीं करता, उसके लिए ऑडिटर कैग अपॉइंट करता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई कैग का क्या काम है। ये खुद सरकारी बॉडी, एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना, समझ आ गई बात। जैसे सेबी है एक ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, ऐसे समझ आया। अब जरा पढ़ो इसका कैसे होगा। मान लो कोई कंपनी 1/4/2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट कंपनी है, और ये 1/4/2022 को क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इसका जो फर्स्ट ऑडिटर होगा वो विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट होगा, विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट होगा इसका फर्स्ट ऑडिटर। और ये कौन अपॉइंट करेगा, अपॉइंटेड बाय कैग, अपॉइंटेड बाय कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर, कंट्रोलर, COMPT, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंट्रोलर का मतलब होता है जो पूरा का पूरा ये जो फाइनेंस लेवल को संभालते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, ये खुद एक ऑफिसर है, ये पता है कैसे है, जैसे आरओसी का ऑफिस है तो उसके हेड का नाम भी आरओसी और ऑफिस का नाम भी आरओसी। तुम्हें पता है कैग का जो ऑफिस है उसके अंदर जो हेड पे बैठा ऑफिसर उसका नाम भी क्या है, कैग, और ऑफिस का नाम भी कैग है। इसमें नौकरी कैसे लगेगी, इसके एग्जाम होते हैं वही यूपीएससी वाले, वो उस लेवल के एग्जाम होते हैं, और इनके कुछ अपने एग्जाम भी होते हैं। लोअर लेवल पे जाना है तो इनके अपने एग्जाम होते हैं, अपर लेवल पे जाना है तो यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी। जो उस रैंक के लोग होते हैं, आईएफएस फाइनेंशियल सर्विस वाले रैंक के लोग जो उसमें जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर वाली कैटेगरी वाले लोग। हाँ आईआरएस होते हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले लोग होते हैं, राइट। हाँ, अपॉइंटेड बाय कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो तो आईएफएस तो अलग था, फाइनेंस वो फॉरेन सर्विसेज था, हाँ वो गलत बोल गया था मैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया लिख लिया। अच्छा, कैग फेल हो गया तो, कैग ही फेल हो गया तो देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यहां पे लिख लो, विद इन नेक्स्ट 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर, कब, इफ कैग फेल्स। कब होगा ऐसा, कैग फेल हो गया तो पहले 60 दिन में अगर कैग नहीं अपॉइंट कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन अपॉइंट करेंगे, बीओडीज। अच्छा, डायरेक्टर भी फेल हो गए तो देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर इन ईजीएम, इन ईजीएम बाय पासिंग ओआर, बाय पासिंग ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये ऐसे बन गया 60 + 30 + 60 कि पहले 60 डेज के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के कौन करेगा, कैग। कैग फेल हो गया तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेंगे, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर भी फेल हो गए तो नेक्स्ट 60 डेज में कौन करेंगे, शेयर होल्डर। किस में करेंगे, ईजीएम में।
बाय पासिंग ओवर। ठीक है, टेन्योर कब तक का होगा? टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर टिल फर्स्ट एजीएम। टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कितना होगा? टिल फर्स्ट एजीएम के बाद ये भी आउट, ये भी आउट। टेन्योर कब तक का होगा? वही सेम टिल फर्स्ट एजीएम। हाँ भाई, तो नॉर्मल कंपनी के लिए कितना है? 30 + 90, 30 + 90। पहले 30 दिन में डायरेक्टर और नेक्स्ट 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या है? 60 + 30 + 60। तो मैं कह सकता हूं 60 दिन 120, 150 हो गए, और वहां पे 30 + 90 120 हो गए। सरकारी कंपनी थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया, सरकारी कंपनी थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया। तो यहां पे क्लास में एक पैराग्राफ समरी बना लो। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या टेन्योर है, और गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना है? मैं वापस वहीं पे ले देता हूं, 30 + 90, और यहां पे कितना है? 60 + 30 + 60 फर्स्ट ऑडिटर का। तो यहां पे 30 में कौन अपॉइंट करेंगे? बीओडी। बीओडी फेल होगा तो नेक्स्ट 90 के अंदर शेयर होल्डर्स इन ईजीएम, इन ईजीएम है। ओवर वर्थ छोड़ दो। तो यहां पे पहले 60 में कैग फेल हो गया तो बीओडीज फेल हो गए तो शेयर होल्डर्स। ठीक है ना? समरी हो गई। बस छोड़ रहा हूं यहां पे। ठीक है, हो गया। बस नीचे एक बार बुक से देख लूं, एक बार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिखवा दी डेज, मैं खुद ही ना भूल जाऊं। एक बार जरा देखना कहां है फर्स्ट ऑडिटर। पहले कैग करेगा 60 दिन में, 60 दिन में कैग फेल होगा, नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेंगे? डायरेक्टर फेल होगा तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। ठीक है ना? 60 + 30 + 60, और ऊपर, और इसका टेन्योर कब तक का होगा? फर्स्ट एजीएम तक लिखा ना, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ऊपर चलते हैं उस वाले में, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में वहां क्या था? पहला 30 डेज रजिस्ट्रेशन से, और वो फेल हो गए तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर कौन करेंगे? अच्छा एक चीज और, किसी की बुक में ना ऐसा देख लेना, पहले ना यहां पे लिखा हुआ था हु शैल विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहां पे एक लिखा हुआ था इनकॉर्पोरेशन, तो वो इनकॉर्पोरेशन वर्ड हट चुका है यहां से। पहले क्या होता था? 30 भी इनकॉर्पोरेशन से होता था, 90 भी इनकॉर्पोरेशन से होता था, हम 30 + 60 बोलते थे। लेकिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन वर्ड कट चुका है अब, तो अब हम क्या बोलेंगे? 30 तो इनकॉर्पोरेशन से है, लेकिन 30 के बाद 90। तो अब यहां पे ऑफ इनकॉर्पोरेशन वर्ड कट चुका है, तो सिर्फ विद इन 90 डेज एट एन ईजीएम होगा। ठीक है ना? अगर किसी की बुक में ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है तो काट देना, मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ, बस वो 30 क्या इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है ना, वो तो ओके है। और टेन्योर कब तक का है? फर्स्ट एजीएम। फिनिश, रोक दो।